आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान भाई चंदन शर्मा। तो आज से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होने वाला है मई और जून दोनों महीनों में, तो उसी को देखते हुए मैं इस चैनल पे एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें अभी हाल फिलहाल में जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसमें जिस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 सेट करवा दूं जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के ही क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और आप अगर इन पांचों प्रैक्टिस सेट को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो शायद ही आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम होगी, एक सिंगल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस वीडियो में आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिससे आपका टाइम भी बचे और क्या क्या तरीके आप यूज कर सकते हैं टाइम को बचाने के लिए। और मैं वो भी तरीके बताऊंगा जिससे आपके गलत होने के जो चांसेज होंगे क्वेश्चन के वो एकदम मिनिमम हो जाएंगे, यानी लगभग ना के बराबर गलत होने के चांसेज होंगे। और एक बार में ही आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं इस चैनल पे लगभग सारे सब्जेक्ट को कवर करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत लेंदी टाइप के क्वेश्चन आपको लगते हैं पर एक्चुअल में होते नहीं हैं। तो अगर आपने इनकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर रखी है पहले ही तो आपको एग्जाम में बहुत समय आपका बच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि देखिए ये आपको क्या दिया है कि कोई आपका पैटर्न दिया है, ठीक है, जिसमें ये बायां है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो जो आपका बायां सिरा होगा वो बायां होगा, जो आपका दाहिना सिरा होगा वो दायां होगा। यहाँ पे लिखा भी है कि ये बायां है और ये दायां है। अब आपको समझाया गया कि उदाहरण के लिए 697 में पहला अंक 6 है, दूसरा अंक आपका 9 है और तीसरा अंक 7 है, ठीक है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है। आपसे क्वेश्चन पूछ के रहा है, तो जब आप क्वेश्चन इस तरह के किए रहेंगे तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए पहली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो ये सबसे पहली बड़ी संख्या हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए ये 564 है और ये कितना है, तो 546 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 564 हो जाएगी। कि दूसरे अंक को, तो इसका दूसरा अंक क्या है, तो इसका दूसरा अंक है आपका 6 है। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, तो 478 दिख रही है क्योंकि ये 487 है। इसके तीसरे अंक, तो तीसरा अंक इसमें क्या है, तो इसमें तीसरा अंक है आपका 8 है। तो अगर इसमें जोड़ा जाएगा तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, बस मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना है। ये ऊपर वाली इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे फिर वैसे ही इसको पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम कथन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि सभी जो गिद्ध हैं वो गौरैया हैं। तो यहाँ पे सभी जो गिद्ध है, गिद्ध को मैं जी से लिखता हूँ और गौरैया है, गौरैया को मान लीजिए कि मैं गौ से लिखता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि कुछ गौरैया कौवा है, तो कुछ गौरैया जो है वो कौवा है। कौवा को मैं मान लेता हूँ सी से या के से लिख देता हूँ, कौवा को के से लिखूंगा तो ये उस चूंकि साउंड आपका कौवा के से कर रहा है तो इस तरीके से समझ में आपको आसानी रहेगी। बाकी आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी लेटर आप लिख सकते हैं। और हमेशा एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन में कहे ना वही करना है आपको। तो कह रहा है कि कुछ जो गौरैया है कौवा है, तो हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे गिद्ध में से कौवा को यहाँ पे लेके चले जाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि कोई भी जो कौवा है वो कबूतर नहीं है, तो कोई भी जो कौवा है वो कबूतर नहीं है, तो यहाँ के कबूतर को क से में लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि कुछ गिद्ध जो है वो कौवा है, तो गिद्ध आपका ये रहा और कौवा आपका ये रहा।
तो देखिए न तो गिद्ध और कौवा में कोई भी संबंध आपको स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो हम इसको बता नहीं सकते हैं, यानी कि ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कोई भी गौरैया जो है वो कबूतर नहीं है, तो गौरैया आपकी ये है और कबूतर आपका ये है, ठीक है। तो कोई भी गौरैया कबूतर नहीं है, तो चूंकि गौरैया कबूतर के बीच में भी संबंध नहीं दिया, तो इसको भी हम बता नहीं सकते, तो ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो न तो निष्कर्ष एक सही है, न तो निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, इनमें जो पैटर्न है, इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें यही सेम पैटर्न आपको अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है कि 15 का अगर मैं दोगुना करूंगा तो 30 से 1 कम है, यहाँ पे 32 का दोगुना करूंगा तो 64 से 1 कम है। उसी तरह देख लीजिए तो 11 का दोगुना करेंगे तो 22, ये तो 34 अधिक हो जा रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 14 का दोगुना करेंगे तो 28, 44 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। 23 का दोगुना हो जाएगा 46, 1 कम करेंगे तो 45 होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, तो 17 का दोगुना करेंगे तो 34 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो 33 आ रहा है, और 33 ही दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये कूट भाषा दी गई है और आपसे कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर ये आपका स्टेटमेंट दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि आर का एफ से क्या संबंध है। तो आर आपका ये रहा, एफ आपका ये रहा, इससे आपका संबंध पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कि आप इसका आयताकार बॉक्स बना लें कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए हमेशा आपको स्टार्ट किससे करना है, तो इस लास्ट वाले यानी कि एफ से स्टार्ट करना है, और उसके बाद से हम आर तक जाएंगे। तो देखिए भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ है कि ए जो है वो बी की माता है, इसका मतलब जो एन है वो क्या है, तो माता है किसकी, तो ये एफ की माता है, ठीक है। अब आगे देखिए जिसका जेंडर दिया होगा उसी का हम जेंडर लिखेंगे, जिसका जेंडर नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे एफ का जेंडर नहीं दिया है तो हम एफ का जेंडर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि माइनस को हम क्या कर रहे हैं, स्त्रीलिंग मान रहे हैं, और प्लस अगर आएगा तो उसको हम पुरुष मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एस क्रॉस एन है, तो देखिए गुणा का अर्थ क्या है, तो बहन है, तो जो ए है वो बी की बहन है, इसका मतलब जो एस है वो एन की क्या है, तो बहन है, तो लिख देता हूँ बहन है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है कि जो ए है वो बी का पिता है, इसका मतलब पी जो है वो एस का क्या है, तो पिता है, तो पिता है मतलब प्लस लिख दूंगा। जनरेशन की बात हो रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से एरो दिखाऊंगा, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है कि जो ए है वो बी की पत्नी है, यानी इसका मतलब जो आर है वो क्या है, तो पत्नी है किसकी, तो पी की पत्नी है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब आपका क्या करा है कि आर का एफ से, यानी आर जो है यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो आर क्या है, तो देखिए ये इसकी माँ एन है और इस माँ की माँ जो है वो आर है, इसका मतलब आर क्या हो जाएगी, एफ की क्या हो जाएगी, माता की माता हो जाएगी या नानी हो जाएगी। तो चूंकि माता की माता दिया है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा देखिए, आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि इस एफ को मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, और आप अपने हिसाब से फैमिली में जो भी आपके मेंबर हैं, सदस्य हैं, आप उसके हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी और ज़्यादा चांसेज हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो हमेशा इस एफ को जो भी पूछे आप स्वयं भी अपने आप को उस जगह पर रख के देख लीजिए, और उसके बाद से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके से इसको सॉल्व करते जाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा असंगत है, ये चारों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कह रहा है कि कौन सा असंगत है। तो ठीक है, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय चारों ऑप्शन को आपको चेक नहीं करना है, हमेशा 3 ऑप्शन को चेक करिए। और 3 ऑप्शन मान लीजिए अगर एक ही पैटर्न पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि चौथा जो ऑप्शन होगा वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, या 3 अगर ऑप्शन में से 2 पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो जो नहीं फॉलो कर रहा है वही असंगत हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय चारों ऑप्शन को चेक बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चेक कर लेता हूं मैं, तो देखिए LIF है, तो ठीक है, L का होता है 12 होता है, I का होता है 9 होता है, और F का होता है 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 6 3 9 3 12 है, यानी कि पीछे से 3 3 बढ़ रहा है, तो मैं देख लेता हूँ। तो J का क्या होता है 10 होता है, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 M हो जाएगा, M में 3 जोड़ेंगे तो 16 P हो जाएगा, यानी कि ये वो फॉलो कर रहा है और ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी को अगर देखूं तो Q का हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा,
17 में 3 जोड़ूंगा तो 20, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो एस होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे क्यू, तो यही असंगत है और यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे असंगत ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए टी का होता है 20 हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ूंगा तो 23 डब्ल्यू का होता है, और 23 में 3 जोड़ूंगा तो 26 क्या हो जाएगा, जेड का हो जाएगा। तो बिल्कुल ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी और जेड तक इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको किसी वीडियो में समझा दूंगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से, जैसे मैं आपको ओनली बता दे रहा हूँ कि जेड की जो वैल्यू होती है वो 26 होती है, पी की 16 होती है, जे की 10 होती है, एम की 13 होती है, एन की 14 होती है, आप भी आसानी से क्या करेंगे, बता सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 व्यक्ति, आपको ये दिया गया है, 7 व्यक्ति एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख यानी कि चेहरा करके बैठे हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा 2 पॉसिबिलिटी आप बना के चलिए। मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए 2 पॉसिबिलिटी मैंने बना लिया, और हमेशा अपना स्टेटमेंट उससे स्टार्ट करना है जिसकी प्लेस वैल्यू एकदम फिक्स हो। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू फिक्स का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि भी जो है वो जी के बाएं से चौथे स्थान पे है, तो बिल्कुल भी का जो है वो स्थान फिक्स है, जी के बाएं से चौथे स्थान पे है। तो अगर मैं यहाँ पे जी लिखता हूँ तो जी का बाएं क्या हो जाएगा, ये केंद्र की तरफ देख रहा है तो बायां ये हो जाएगा, चौथे स्थान पे है तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी बना लेता हूँ तो ये हो जाएगा जी 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि आई के दाएं से गिनने पर एफ और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो अब ये चूंकि यहाँ पे कोई प्लेस वैल्यू चूंकि हम यहाँ पे रख दिए, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं साइड में क्या करता हूँ, एडिशनल जानकारी में लिख लेता हूँ कि आई के दाएं से, तो आई ये रह गया, इसके दाएं से एफ और आई के बीच में तो 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 लोग क्या बैठे हैं, तो एफ और आई के बीच में बैठे हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एच जो है वो एफ के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा है। तो जो एच जो है वो एफ के ठीक दाएं, यानी कि यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एच यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि एफ के ठीक दाएं हैं तो दाहिना मतलब इधर आएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि आई और भी दोनों का निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू है। इसका मतलब डब्ल्यू या तो यहाँ पे हो जाएगा, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब आई कहाँ पे होगा, तो आई आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आई और भी का पड़ोसी है, और यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। अब चूंकि 7 लोग हैं तो 7 लोग मैं बना लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 है, और ये 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो गए। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि यू के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा, यानी कि यू के बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब ये जो जानकारी है इसको इसमें फिट करते हैं हम। तो आई और किसके बीच में, तो एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो आई की कितना है, तो दाहिनी तरफ, तो ये 1 2 3, यानी कि यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, तो एफ बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही एफ यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे तो एच के लिए कोई स्थान है नहीं, क्योंकि एच जो है वो एफ के ठीक दाएं है, यानी इसका मतलब ये जो वाला जो हमने बनाया है वो क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आई के दाहिनी तरफ चौथे स्थान पे एफ है, तो 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, जगह है तो यहाँ पे एच को रख देंगे। इसमें चूंकि नहीं बन रहा था तो इसलिए ये, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे तो आपको बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू आपकी बच रही है, तो u यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है कि u के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो u आपका ये रहा, बायां इसका ये हो जाएगा, तो 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पे आपको कौन दिख रहा है बैठा हुआ, तो आई हो जाएगा, तो आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ताकि गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। तो मैं इमारत का नाम लिख देता हूँ। सबसे नीचे आपका क्या है, चूंकि दिया भी है यहाँ पे, निचले तल पे 1 है, और इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो कह रहा है क्या आपका कि ई का जो क्रमांक है वो 4 वाले तल पे रहता है। तो ये देखिए ये फिक्स जानकारी है, इसका मतलब ई चौथे पे रह रहा है,
तो मैं लिख देता हूँ। तो ई इसका मतलब यहाँ पे होगा, 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, तो ई आपका चौथे पे है। ठीक है, ई और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो हम आर को नहीं बैठा सकते हैं। इसका मतलब नीचे आर बैठेगा। तो 2 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, यहाँ बैठेगा, और यहाँ पे भी आर को बैठा लेता हूँ। कह रहा है कि ई और क्यू के बीच केवल पी बैठा है। तो ई और क्यू के बीच केवल पी बैठा है। तो ई और क्यू को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और इस कंडीशन में क्यू को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बीच में पी बैठा है, तो पी या तो यहाँ पे बैठ सकता है या तो पी यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एस जो है वो ई के ठीक नीचे रहता है। तो एस जो है वो ई के ठीक नीचे रहता है। तो यहाँ पे तो इसके नीचे पी बैठ गया है, इसका मतलब ये जो हमने बनाया है वो गलत है। यहाँ पे ई के ठीक नीचे एक जगह है, तो इसका मतलब एस यहाँ पे बैठेगा। आपसे पूछ रहा है कि क्रमांक 2 वाले तल पे कौन बैठा है। तो देखिए सबका नामकरण हमने कर दिया है, कौन किसकी प्लेस वैल्यू हमने नहीं लिखी है। तो चूंकि एफ कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दूसरे वाले तल पे कौन बैठा है, एफ बैठा है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई एफ जी एस टी यू एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया है। तो जिस तरह का क्वेश्चन बोल रहा है हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आपसे जानकारी क्या दिया है कि टी एस के ठीक बाएं है। जो टी है वो एस के ठीक बाएं है, इसका मतलब टी यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे भी बना लेता हूँ। आगे कह रहा है कि यू डी के ठीक बाएं पड़ोसी पर बैठा है। तो यू जो है वो डी के ठीक बाएं है, इसका मतलब डी यहाँ पे होगा, ऐसे करके होगा। आगे कह रहा है कि जो डी है वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पे है। तो इसका मतलब जी यहाँ पे बैठा होगा, तो जी को मैं बैठा देता हूँ क्योंकि बाएं से दूसरे स्थान पे क्या है, तो डी है। ई एस के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। ई जो है वो एस के बाएं से तीसरे स्थान, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, यानी तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो ई बैठा है। एस को मैंने बैठा दिया है, यहाँ पे भी कर दूंगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि एफ के दाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा है। तो सबसे पहले इस जानकारी को इसमें क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं। ये जो एडिशनल जानकारी है जिसको मैंने साइड में रखा है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 5 6 और 7, कितने लोग हैं, तो 3 3 6 और ये 7 लोग हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 और 7 हो जाएगा। अब हम बैठाते हैं। तो देखिए यू के तुरंत बाद डी बैठना चाहिए, यानी कि 2 स्थान खाली होना चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या बैठाता हूँ, तो यू को बैठाता हूँ, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी और यहाँ पे जी बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या बैठ रहा है, ई बैठ रहा है। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो तो गलत हो जाएगी। इसका मतलब हमें यू को कहाँ बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, एक वैल्यू जो यहाँ पे खाली है वहाँ पे ई बैठ जाएगा, और यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, तो जी बैठ जाएगा। यानी कि सबको हमने बैठा लिया। अब बच रहा है आपका एफ, तो एफ यहाँ पे बैठ जाएगा। और इसी के दाएं से चौथे स्थान पे, तो दायां इधर पड़ेगा चौथे स्थान पे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथे स्थान पे आपको क्या दिख रहा है, तो जी बैठा है, तो जी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर FIBA का संबंध आपका इससे है, उसी प्रकार ZELU का संबंध आपका इससे है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए आपको इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा, यही आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो F के बाद से E हो गया है, यानी कि F का होता है 6, 6 से 1 घट के 5 हो गया है। I का होता है 9, 9 से 1 बढ़ के क्या हो गया है, तो 10 हो गया, क्योंकि आई का क्या हो गया है, जे हो गया है। ठीक है, उसी तरह बी का फिर ए हो गया है, ए का बी हो गया, यानी कि एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है। उसी तरीके से ये जो आपसे पूछ रहा है उसको हम लिख देंगे। तो एक बार घटेगा तो सी से घट के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार बढ़ेगा तो ओ के बाद से क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एक बार घटेगा तो आई का 9 होता है, एच का क्या होता है 8 होगा, तो एच हो जाएगा। और एस के बाद से एक बढ़ेगा तो टी हो जाएगा। और BPHT ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिखा हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करिए, कि ऑप्शन से हमेशा मिलाने की कोशिश करिए। तो देखिए बी से स्टार्ट है, तो यहाँ से बी से चारों ऑप्शन स्टार्ट हैं, बी के बाद से पी है, और इत्तेफाक से अगर देखें तो चारों ऑप्शन में बी के बाद से सिर्फ पी ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एच और टी में चेक नहीं करने जाऊँगा, यहीं पे ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है,
हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऑप्शन पे जरूर एक बार नज़र देख लिया करिए, इससे आपका समय कुछ बच जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में किड्स आर प्लेइंग को PURS और BP के रूप में और पीपल लव किड्स को RSGU और XC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में किड्स का क्या कूटबद्ध हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आपका किड्स इसमें भी आ रहा है, आपका किड्स इसमें भी आ रहा है, बाकी आर प्लेइंग है, यहाँ पे पीपल और लव है। ठीक है, इसका मतलब जो भी आपकी कूटबद्ध भाषा होगी वो दोनों में कॉमन होगी। तो आप देख लीजिए कि दोनों में से क्या कॉमन है। तो दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, तो मुझे दोनों में R और S कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी RS है और यहाँ पे भी RS है। इसका मतलब किड्स का जो होगा RS ही कूटबद्ध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह आपको श्रृंखला दी गई है और इसी श्रृंखला के आधार पे कह रहा है कि यदि सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, प्रतीक मतलब होता है साइन, अगर सबको हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से सातवां होगा। तो दाईं आपका ये है, इधर से सातवां, तो प्रतीक को हटाना है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां स्थान पे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें प्रतीक को हटाना है, इसीलिए मैंने परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, प्लस और किसी भी अन्य जो प्रतीक थे उसको मैंने काउंट नहीं किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये जो संख्या दी गई है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है। तो मैं पहले संख्या लिख देता हूं, तो 1 8 4 7 5 3 और 6। आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। और चूंकि बाएं से दाएं जाना है, यानी कि इधर से स्टार्ट करना और इधर जाना, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद से क्या दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, तो 8 दिख रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि मूल संख्या की तुलना में ये आपकी मूल संख्या ऊपर और ये जो बोला है उसके अकॉर्डिंग जो संख्या आपको प्राप्त हुई है तो वो नीचे है। तो किसकी स्थिति अपरिवर्तित है, तो आप देख रहे हैं कि 1 की स्थिति अपरिवर्तित है और 4 की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित है, बाकी सबकी स्थिति बदल दी गई है। इसका मतलब 2 जो ऐसी वैल्यू होंगी जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित गोट का संबंध आपका IQCV से है, उसी प्रकार इसका संबंध इससे है, तो इसी के आधार पे UCOH का संबंध किससे होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखिए, G का होता है 7 होता है, I का होता है 9, तो 7 के बाद से क्या हो गया, तो 9 हो गया। O का होता है आपका 15 होता है और Q का क्या होता है, तो 17 होता है। तो यहाँ पे आपको तुरंत पैटर्न समझ जाना चाहिए कि 7 के बाद से 2 बढ़ रहा है तो 9 हो रहा है, 15 के बाद से 2 बढ़ रहा है तो 17 हो रहा है। उसी तरह A के बाद से क्या हो जा रहा है, C हो जा रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब इनमें प्रत्येक जो लेटर है उन सब में क्या करना है, आपको 2-2 बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे U का होता है 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 W का होता है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। C का होता है 3, 2 जोड़ेंगे तो 5, यानी 5 E का होता है, तो ये भी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और O मतलब 15 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 आपका किसका होता है, तो Q का होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो R दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आसान इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस इसकी किए रहेंगे तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जितने भी पेपर आपके हुए हैं, आप सारे पेपर को अगर चेक करेंगे तो आपको एक ही पैटर्न पे और एक ही तरीके के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, बस वैल्यू आपकी बदल दी गई है, बाकी क्वेश्चन का तरीका मूल रूप से यही है, आप खुद ही जाके चेक कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा अक्षर युग्म है जो डिफरेंट है, यानी असंगत है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए। तो देखिए, L के बाद से N हो गया है, L का होता है 12, N का होता है 14, तो 12 से 14 हो रहा है। ठीक है, और O का हो गया है Q, O मतलब हो जाएगा 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, यानी कि 2-2 जुड़ रहा है यहाँ पे। R का होता है 18, 2 जोड़ेंगे तो T यानी कि 20 हो जाएगा। U का होता है 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, D में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 मतलब F हो जाएगा। G का होता है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, I का होता है, यानी कि ये तीनों जो हैं वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत होगा। आप अपनी सुविधा के लिए इसको चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए एफ का होता है 6, 6 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है तो जे है, यानी कि ये बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिकेयन बिंदु ए से पश्चिम दिशा में 37 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आए तो तुरंत आप डायग्राम बना के और जी जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना शुरू कर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, और इसको क्या बोलते हैं तो दक्षिण दिशा बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पश्चिम की ओर 37 किलोमीटर, तो पश्चिम की ओर मैं कर दूंगा तो 37 किलोमीटर यहाँ से ये चल दिया। ठीक है, अब इसका चेहरा इधर है, फिर वह दाएं मुड़कर, तो हमेशा जो आप चेहरा इधर करके अपने खुद को देख लीजिए और आपका दाहिना किधर पड़ेगा। तो आप अगर इधर देख रहे हैं तो आपका दाहिना क्या पड़ेगा, इधर पड़ेगा। तो दाएं कितना चलना है आपको, तो 26 किलोमीटर चलना है, तो 26 में चल दूंगा। फिर दाएं मुड़कर 42, तो दाएं मुड़ेगा तो 37 तो यहीं पे हो गया, 42 इसका मतलब आगे जाएगा, तो 42 किलोमीटर में चल दिया। फिर उसके बाद से दाएं मुड़ता है, तो देखिए अब इस दिशा में है तो दाएं इसका इधर हो जाएगा। तो कितना चल रहा है, तो 47 चल रहा है। तो देखिए 26 तो यहीं पे हो गया, यानी 47 क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। अब आगे कह रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए अब इस दिशा में अगर देख रहा है तो दाएं उसका इधर हो जाएगा, इधर चल के कितना करेगा, तो 5 किलोमीटर चल रहा है और बिंदु पी पे पहुंचता है, यानी कि ये वाला जो बिंदु है वो पी है। अब कह रहा है कि अगर ये जो स्टार्टिंग वाला जो बिंदु था जिसको हमने ए माना था, इस पर वापस पहुंचने के लिए उसको कितनी कम से कम दूरी और किस दिशा में चलनी होगी। तो देखिए अब यहाँ पे खड़ा है उसको और यहाँ पे आना है, क्योंकि ये टोटल दूरी क्या है आपकी 42 है। 37 आपका ये हो गया, 5 आपका ये हो गया, इसका मतलब 42 इसके एकदम आमने सामने ही है। तो इस दिशा में जाना है, तो इस दिशा में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, तो उत्तर दिशा में। तो पहली बार तो उत्तर की तरफ उसको जाना है, तो दक्षिण वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। कितने किलोमीटर जाना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है आपकी 47 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है आपकी 26। इस वाली लेंथ को आपको बताना है। तो 47 में से अगर मैं 26 अगर घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी 21 किलोमीटर उत्तर जाना है। और 21 किलोमीटर उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन हैं और इजीली हम बिना किसी डिफिकल्टी के हम इसको सॉल्व भी कर दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता, भावना, चारू, दीपा और ईशा में से प्रत्येक के अंक अलग अलग हैं, सबसे कम अंक किसके हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे कम अंक किसके होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। ठीक है, अब आपसे पहला कथन क्या कह रहा है कि भावना के जो अंक हैं वो अनीता से अधिक हैं लेकिन चारू से कम है। तो भावना के जो अंक हैं वो अनीता से अधिक हैं लेकिन किससे, तो चारू से कम है। तो पहला वाला कथन ये बता नहीं सकता है कि सबसे कम अंक किसके होंगे, क्योंकि बाकी जो 2 व्यक्ति हैं उनके तो नाम इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कथन 1 जिसमें लिखा होगा वो तो गलत होगा, यानी कि कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये तो नहीं होगा। अब आगे दूसरा वाले ऑप्शन को पढ़ते हैं कि दीपा के जो अंक हैं वो अनीता से अधिक है लेकिन भावना से कम है। यानी कि जो दीपा के अंक हैं वो अनीता से अधिक हैं और किससे कम है, तो भावना से कम है, यानी कि भावना से कम है आपके। अब देखिए इसमें भी आपके 3 ही व्यक्तियों का नाम आया है, बाकी 2 का नाम नहीं आया। इसका मतलब जो कथन 2 होगा वो भी अकेले पर्याप्त नहीं होगा इसका आंसर देने के लिए। अब ध्यान दीजिए, चूंकि क्वेश्चन में आपके कितने लोग हैं, तो 3 और 2 5 लोग हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो देखिए ए दोनों में है, बी दोनों में है, यहाँ पे भी ए है, बी है, सी और डी, यानी कि अगर दोनों को मैं अगर मिला देता हूँ तो इसमें जो ईशा है इसका नाम तो कहीं दिया ही नहीं है। अगर ये सिर्फ 4 लोग होते तो इन 4 लोगों में अनीता जो होती है उसके मार्क्स सबसे कम होते, लेकिन यहाँ पे ईशा की बात तो कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं कि सबसे कम अंक किसके होंगे, क्योंकि ईशा के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलके क्या है, पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप तुरंत देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 457 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। कि तीसरा अंक क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को जोड़ दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी,
तो 283 हो जाएगी। इसके दूसरे अंक यानी कि 8 है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 7 15 क्या हो जाएगा, यही परिणाम प्राप्त हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप इस पूरा को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है। कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे तो ये जो पैटर्न यहाँ पे अपना रहे हैं, यहाँ पे जो पैटर्न दोनों में अपनाया जा रहा है, वही सेम पैटर्न इन चारों ऑप्शन में से किस में होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए 12 का 3 गुना करेंगे तो 12 हैं 36, यहाँ पे देखिए 20 का 3 गुना 60 है, इसका मतलब 3 गुना होगा। तो 16 × 48 ये भी 3 गुना है, 25 × 75 ये भी 3 गुना है, 14 × 42 ये भी है और ये भी है। इसका मतलब यहाँ से तो काम नहीं बना है। अब देखिए 36 के बाद से ये 51 हो जा रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है। तो अगर मैं 51 में से 36 घटाता हूँ तो 14 और एक 15 बढ़ रहा है। तो देख लेता हूँ मैं 15, क्योंकि यहाँ पे भी 60 में 15 जोड़ूंगा तो 75 हो रहा है, तो देख लूंगा मैं। 48 में 15 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ तो 15 जोड़ूंगा तो बिल्कुल ये 57 हो रहा है। यहाँ पे 30 में 15 जोड़ूंगा तो 45 होना चाहिए, यानी कि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये आंसर तो यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाले को देख लेता हूँ मैं। तो देखिए 51 में क्या जोड़ूंगा, तो 12 जोड़ूंगा तो 63 हो जाएगा। 63 में अगर 12 जोड़ता हूँ तो ये आपका 85 नहीं हो गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 12 जोड़ूंगा तो 102, यानी कि ये हो सकता है। यहाँ पे 12 अगर जोड़ूंगा तो 57 और 2 59 हो जाएगा, और 10 69 हो जाएगा, यानी कि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 79 दिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उपरोक्त जो दिया गया है इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित भाषा में ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए इसका संबंध किससे होगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया है। क्योंकि ये एक ही शिफ्ट के पेपर है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ही तरह के क्वेश्चन आपके बार बार पूछ रहा है। तो देखिए जे के बाद से क्या हो जा रहा है, तो आपका एन हो जा रहा है। तो जे का होता है 10 होता है, एन का होता है आपका 14 होता है, तो 4 जुड़ रहा है। देख लेता हूँ आगे भी 4 जुड़ रहा है क्या। ई का होता है आपका 5 होता है, और एच का होता है 8। तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, तो 5 3 8 3 जुड़ रहा है। यहाँ पे आपका 4 जुड़ रहा था, यहाँ पे आपका 3 जुड़ रहा है। आगे देख लेता हूँ तो देखिए एल का होता है 12 होता है, एन का होता है 14। अब यहाँ पे पैटर्न आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए कि पहले 4 जुड़ रहा है, फिर 3, फिर 2, फिर ऐसे करके 1 आ रहा है। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे इसको हम लिख देंगे। तो देखिए जी के बाद से इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जी का होता है 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 के का होता है, तो के से स्टार्ट होगा। और इत्तेफाक से अगर देखें तो चारों ऑप्शन में के से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी को मैं चेक करने नहीं जाऊँगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि ऑप्शन को क्यों देखना जरूरी है। अगर ऑप्शन को आप देखेंगे तो सिंपल सा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप करेक्ट आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किए बगैर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लाइट को 1527 के रूप में लिखा जाए और एडिट को 5124 के रूप में लिखा जाए, तो दी गई कूट भाषा में डी के लिए क्या कूट होगा। तो देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो 3 लेटर है ना, कौन से 3 लेटर, तो आई टी और ई। इसमें भी क्या है, तो आई टी और ई है। इसका मतलब जो 3 अंक हैं इन दोनों में समान होने चाहिए। तो 3 अंक आपके दिख रहे हैं साफ साफ, क्या है, तो 152, यानी कि 152, 152 इसमें भी है। और आपसे क्या कर रहा है, डी का कूट पूछ रहा है, तो डी का कूट क्या हो जाएगा, तो इसके अलावा यानी कि जो 4 बच रहा है वही क्या हो जाएगा, डी का कूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछता कि एल का कूट क्या हो जाएगा, तो एल का यहाँ पे क्या बच रहा है, 7 आपका बच रहा है, तो एल का कूट क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है डी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए। देखिए 91 के बाद से 93 हो रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, तो ये हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। फिर आगे 93 के बाद 96 हो रहा है, यानी कि प्लस का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, तो 96 के बाद से 101, यानी कि प्लस का क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, तो प्लस का 7 हो रहा है। तो अगर इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करें, तो अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो 11 आनी चाहिए, क्योंकि और तो इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं। यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो ये कोई खास इसमें चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभाज्य वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी कि लास्ट वाले में क्या जोड़ना चाहिए, 11 जोड़ना चाहिए।
तो 108 में अगर 11 में जोड़ता हूँ तो 119 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी हाथी घोड़ा नहीं, तो हाथी को मैं एच मान लेता हूँ, घोड़ा को मैं क्या मान लेता हूँ, जी मान लेता हूँ। तो कोई भी हाथी घोड़ा नहीं, तो इसको मैं अलग अलग दिखाऊंगा। कोई भी जो घोड़ा है वो गधा नहीं है, यानी कि कोई भी जो घोड़ा है वो गधा नहीं है, तो गधा को मैं गौ मान लेता हूँ, ठीक है। और कोई भी घोड़ा कछुआ नहीं है, तो कोई भी घोड़ा जो है वो कछुआ नहीं है, ये तो सारी तो नहीं नहीं है, तो कछुआ को मैं के मान लेता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी हाथी गधा नहीं है, तो कोई भी हाथी और गधा ये रहा, इनके बीच में कोई भी संबंध क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो हम बता नहीं सकते हैं कि कोई भी जो हाथी है वो गधा नहीं होगा। और कुछ जो कछुए हैं वो गधे हैं, तो कछुए और गधे के बीच में भी संबंध नहीं दिया है, इसका मतलब न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा और न ही दो निष्कर्ष करेगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी को सत्य मानना है आपको, उसके अलावा अपनी तरीके से कुछ भी चीज़ नहीं जोड़नी है, भले से वो कुछ सही आपको लगे या ना लगे, ठीक है। आपको हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस श्रृंखला को पूरी करिए, और इस श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है। तो देखिए 11 11 दूना के 22, 11 3 33 44 है, तो इसके बाद से क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए। 55 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब डी और ए ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद से पहले लेटर को देख लीजिए, क्योंकि इसमें एल है और इसमें टी है। तो देखिए एल है, यहाँ पे पहला लेटर अगर मैं देखूँ तो ये एल है, ये ए है, ये पी है, ये ई है। तो मैं लिख लेता हूँ, एल है, ए है, पी है और ई है। इसके बाद से क्या आएगा, ठीक है। एल का हो जाएगा 12, ए का होता है 1, पी का हो जाएगा 16 और ई का हो जाएगा 5, ठीक है। तो 12 में से क्या घटाएंगे, तो 1 हो जाएगा, तो 11 घट रहा है। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, तो प्लस का 15 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या घट रहा है, तो आप साफ साफ दिख रहा है कि 11 घट रहा है, इसका मतलब पैटर्न हो रहा है। इसका मतलब आगे क्या हो जाएगा, तो प्लस का 15 होना चाहिए। तो 5 में प्लस का 15 जोड़ेंगे तो 20, यानी कि यहाँ पे जो लेटर आएगा उसकी प्लेस वैल्यू 20 होनी चाहिए, और 20 किसका होता है, तो टी का होता है। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो टी से स्टार्ट होगा, और टी से स्टार्टिंग ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम एन ओ पी और ई एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे इस तरह के क्वेश्चन में कराया हूँ। सिंपल सा हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो नंबरिंग कर देते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ई जो है वो सबसे ऊपरी तल पे रहता है, यानी कि यहाँ पे ई रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ई रहेगा। ई और एम के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। तो 1 2 3, यानी कि एम यहाँ पे बैठेगा, इसके बीच में 3 लोग बैठते हैं। ओ जो है वो एम के नीचे किसी तल पर रहता है। तो चूंकि एम के नीचे एक ही तल बचा है, इसका मतलब ओ यहाँ पे होगा। और कह रहे कि एन किसी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। तो सम क्रमांक क्या बचेगा है, तो ये तो देखिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया है। इनके सिर्फ 4 सम वाला बच रहा है, इसका मतलब 4 वाले पे कौन होगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एन को बैठा देता हूँ। और कह रहा है कि पी किसी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 5 पे नहीं। तो 5 पे नहीं होगा, तो इसका मतलब पी यहाँ पे होगा, 3 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन होगा, तो एक कौन छूट जा रहा है, तो एफ छूट जा रहा है। इसका मतलब एफ जो होगा वो 5वें स्थान पे बैठेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि एफ और एम के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो एफ आपका ये रहा और एम आपका ये रहा, इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 लोग बैठे हैं। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक ही शिफ्ट में पूछा गया और एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन पूछ दिए हैं। आपसे क्या कह रहा है कि के का ओ से क्या संबंध है। तो ओ आपका ये रह गया, के आपका ये रह गया, संबंध निकालिए। तो देखिए पहले आपका डिवाइड है। डिवाइड का मतलब क्या है कि जो ए है वो बी का भाई है। इसका मतलब जो एन है वो ओ का क्या है, तो भाई है। तो यहाँ पे प्लस में लिख देता हूँ। अब आगे गुणा है। गुणा का मतलब क्या है कि जो ए है वो बी की माता है। इसका मतलब जो एम है वो एन की क्या हो जाएगी, तो माता हो जाएगी। और माइनस से माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा कि ए जो है वो बी का पति है। इसका मतलब जो एल है वो इसका क्या है, पति है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और प्लस का अर्थ क्या है कि जो ए है वो बी की बहन है, यानी कि जो के है वो एल की क्या है, तो बहन है। तो आपका किससे संबंध बताना है, तो के का ओ से। तो देखिए ओ आपका ये रह गया, तो ओ क्या हो जाएगा, तो जब ये एन जो है वो ओ का भाई है और इसकी माता एम है और इसका पति एल है, इसका मतलब जो ओ होगा
वो एल का बेटा हो जाएगा, यानी कि एल जो होगा वो ओ का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और पिता की बहन है यानी कि बुआ हो जाएगी, या पिता की बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि बुआ नहीं दिया है इसका मतलब पिता की बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस श्रृंखला को पूरा करिए, तो श्रृंखला को पूरा कर देते हैं हम। तो चूंकि देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 इन सब में एल दिया है, इसका मतलब पहला तो एल हो जाएगा, तो उसको मैं चेक नहीं करूँगा। सी का होता है आपका 3, 3 और 2 5, ई का हो जाएगा 5, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 किसका होता है, के का होता है। यहाँ पे आपका पी है, यहाँ पे आपका जे है, यहाँ पे आपका एल है, के सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे वैल्यू मैं चेक नहीं करूँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस में से प्रत्येक की फ्लाइट सोमवार से होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बना लेता हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग में करता हूँ मंडे से, चूँकि सोमवार से करना है तो मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा और संडे हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि एस की जो फ्लाइट है सप्ताह के तीसरे आखिरी दिन, तो सप्ताह के तीसरे आखिरी दिन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एस की फ्लाइट है, यानी कि फ्राइडे को एस की फ्लाइट है। आर और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति की फ्लाइट है। देखिए आर को तो यहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि आर को अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो 2 व्यक्ति तो यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे। इसका मतलब आर किधर बैठेगा, तो आर यहाँ पे बैठेगा, तो आर को मैं यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है। आर और क्यू के बीच केवल 4 व्यक्तियों की फ्लाइट है, तो आर अगर यहाँ पे बैठ गया तो क्यू कहाँ बैठेगा, तो 1, 2, 3, 4, इसका मतलब क्यू कहाँ पे बैठेगा, तो क्यू यहाँ पे बैठेगा। ठीक है। कह रहा है कि पी की जो फ्लाइट है वो एन के ठीक बाद है, यानी कि पी की जो फ्लाइट है वो एन के ठीक बाद है। इसका मतलब कहाँ पे होगा, तो एन के ठीक बाद, यानी कि एन यहाँ पे बैठेगा, तभी तो जाके पी यहाँ पे बैठ पाएगा। ठीक है, क्योंकि और 2 जगह लगातार खाली कहीं नहीं है। कह रहे कि एम की फ्लाइट सोमवार को नहीं है, इसका मतलब एम की फ्लाइट जो है वो यहाँ पे नहीं होगी, तो एम कहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एम की फ्लाइट किस दिन है, तो एम की फ्लाइट किस दिन है, तो सैटरडे को है, यानी कि शनिवार ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मैंने कुछ खास इसमें एफर्ट नहीं किया है, जैसे क्वेश्चन बोला था बस मैंने क्या किया, वैल्यू को वैसे ही रखा और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आरआरबी में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लगभग इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बहुत एक आध दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, बाकी लगभग क्वेश्चन को आप एक नज़र में ही सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए। तो देख लीजिए, तो 23 के बाद से 1 यानी 24 हो गया, फिर 4 जुड़ रहा है 28, फिर कितना जुड़ रहा है, तो 9 जुड़ रहा है। तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे, तो 1, 4, 9, इसके बाद से आपका 37 के बाद से क्या जोड़ेंगे कि 53 हो जाएगा, तो 16 साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब आगे क्या जोड़ना चाहिए, तो 25 जोड़ना चाहिए। तो 53 में अगर मैं 25 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 5, 3, 8 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 78 क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्लस को माइनस, तो लिख देता हूँ प्लस को माइनस, माइनस को क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड को क्या करना है तो प्लस करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए 57 यानी कि 57 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस के स्थान पे ये इनके स्थान पे रखना है, तो मैं रखते जाऊँगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो 119 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा तो देखिए 1, 4, 4 हो जाएगा, और 119 में से अगर मैं घटाऊँगा 144 को, तो माइनस का कितना हो जाएगा, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और 7 5 35, और 4 कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा, यानी कि 399। इसमें से 25 घटा देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 374 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये पैटर्न फॉलो करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है।
तो अगर मैं 7 का दोगुना करता हूँ तो 7 दूना के 14, लेकिन अगर मैं ऑप्शन पे देखूँ तो देखिए 10 का दोगुना 5 नहीं होगा, 23 का दोगुना 4 भी नहीं होगा, यानी दोगुना वाला ऑप्शन तो नहीं है। डिफरेंस अगर मैं निकालूँ तो भी आपका 11 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है दूसरे वाले ऑप्शन में, यानी कि डिफरेंस से भी काम नहीं बन रहा है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए अगर मैं पहली वाली वैल्यू यानी कि जो 7 है, इस 7 का अगर मैं 3 गुना कर दूं, यानी कि 3 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। और अगर 21 में अगर मैं 18 यानी कि दूसरी वाली वैल्यू अगर मैं जोड़ रहा हूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि 39 बिल्कुल ये प्राप्त हो रहा है। दूसरे वाले पे भी चेक कर लेते हैं, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और 9 में अगर 19 में जोड़ूंगा तो ये 28 आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन में आप देख लीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 10 का 3 गुना करूंगा तो 30 में 5 जोड़ूंगा तो 55 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। 30 × 69, 69 में 4 जोड़ेंगे तो 73, यानी कि ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है। बाकी ऑप्शन नंबर सी को भी आप चेक कर लीजिए, तो 4 × 12 हो जाएगा, 12 में अगर 28 जोड़ूंगा तो ये 20 कभी नहीं देगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 16 का 3 गुना करूंगा तो 48, 48 में 3 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 61 लिखा है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था, उसमें इस तरीके क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं तरीके के क्वेश्चन को मैं आपको इस चैनल पे कराने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी श्रृंखला में ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो तरीके आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें, और जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।